नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। मार्केट में डिफरेंट ओपिनियंस इस स्टॉक के लिए हैं। मैं भी अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आई है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। 700, 750 से लेके 1000 तक के भी टारगेट इस स्टॉक के लिए दिए हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने, एक्सिस सिक्योरिटीज ने, जियोजीत ने। तो काफी अलग अलग ओपिनियन है। जो मार्केट सेंटीमेंट है वो भी अलग अलग तरीके का है। कोई बोलते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, इस पे इन्वेस्ट मत कीजिए। कोई बोलते हैं कि अभी इसके दिन पलट गए। तो अलग अलग ओपिनियन है, मेरा भी एक ओपिनियन है, तो वही मैं आज आपके साथ में साझा करूंगा। तो भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो इसका जो बिजनेस मॉडल है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। एक तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है फ्यूचर के लिए काफी अच्छी है और इसका कोई कंपटीटर ज्यादा है नहीं। अभी आज की डेट में मार्केट में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स बचे हुए हैं। एक तो रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और अपना वोडाफोन आइडिया वी। और रिलायंस का अगर आप देखें तो जो जियो का देखें तो डायरेक्टली इसका शेयर हम बाय नहीं कर सकते, हमें इसके लिए रिलायंस बाय करना पड़ेगा। तो रिलायंस का काफी ऐसा बिजनेस भी है जो लॉस मेकिंग है, जैसे कि ऑयल एंड रिफाइनरी का जो बिजनेस है अभी उसका लॉस बना रहा है। और जो वोडाफोन आइडिया है वो ऑलरेडी इतना गिर चुका है वो शेयर, और दूसरा उस कंपनी के ऊपर इतने ज्यादा डेट अभी है। तो हमारे पास में ऑप्शन एक यही बचता है। इसके ऊपर भी हालांकि पहले काफी ज्यादा डेट था, अभी इसने इस क्वार्टर में जब रिजल्ट आए हैं तो इसने काफी डेट रिड्यूस किया है। वो भी हम अभी देखेंगे आगे चल के। इसके रिटर्न्स की अगर बात करें तो कुछ खास इसने किया नहीं। एक साल के अंदर में भी ये फ्लैट ही रहा है, बल्कि नेगेटिव में ही इसने रिटर्न दिया। एक साल में लगातार अंडर परफॉर्म किया इस शेयर ने। 6 महीने में देखा तो थोड़ा सा 12% का इसने रिटर्न दिया। ईयर टू डेट पर अगर देखा जाए तो 5.5% का, यानी कि 1 जनवरी से अब तक 5.5% का रिटर्न इसका है। एक साल में फ्लैट रहा है, 2 साल में इसने 63% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 61% का, 4 साल में 57% का, 5 साल में 66% का और 10 साल में 57% का। कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म इसने किया नहीं है। और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 536 का इसका प्राइस चल रहा है अभी। आज हम फंडामेंटल से पहले टेक्निकल पे बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकली ये जो स्टॉक है थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। रिजल्ट आने के बाद में कल ये गिरा था 2.5%। और एक्चुअली मेरे को वीडियो आप तक पहुंचाने में थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी रिसर्च करी। कम से कम 4 से 5 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट इसकी पढ़ी मैंने। पूरा इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आया था, स्टेटमेंट आया था, वो पढ़ा। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया इसको एनालाइज करने में। वीडियो बनाने में भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैं कल इसको अपलोड नहीं कर पाया। मेरा प्लान था कल का, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। तो इसका अगर टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए अभी फॉल दिखा रहा है और मेरे हिसाब से यहां तक फॉल करेगा। तो हमें यहां से सोचना चाहिए कि अभी बाई करना है कि नहीं, और इस रेंज में हमको इसको पर्टिकुलरली बाई करना है। ये जो रेंज है 498 से 483 की जो रेंज है, इस रेंज में हमें जितना हमारा पोर्टफोलियो का एलोकेशन है उस हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2016 में जियो कंपनी के आने के बाद में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक अचानक से काफी ज्यादा बदलाव आ गया था। काफी सारी कंपनी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, आज की डेट में उनका नाम भी कोई नहीं जानता है। जैसे कि टाटा डोकोमो हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, एयरसेल हो गया, और भी काफी सारी टेलीनॉर हो गया। काफी सारी कंपनी थी जो उस टाइम से मतलब बंद ही हो गई एक तरीके से, क्योंकि कंपीट ही नहीं कर पाई मार्केट में। आइडिया, वोडाफोन 2 अलग थी, ये भी बैंकरप्सी की कगार पे थी, इसलिए ये दोनों कंपनियां मर्ज हो गई। और किसी न किसी तरीके से इन्होंने अपने आप को बचाया। तो एयरटेल पे भी इसका अच्छा खासा फर्क पड़ा। अगर देखें तो रेवेन्यू इसका लगातार कम होता हुआ आपको दिखेगा। लगातार इसका रेवेन्यू कम हुआ 2016 से।
और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2016 में इसका जो प्रॉफिट था 6076 करोड़ था, जो घट के 2017 में 3799 करोड़ हो गया, जो उसके बाद और रिड्यूस हुआ फर्दर। 2018 में इसका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 1099 करोड़ रह गया। 2019 में इसने 409 करोड़ का मात्र प्रॉफिट बनाया। लेकिन 2020 आते आते इसका जो रेवेन्यू है उसमें तो थोड़ा सा 2019 के मुकाबले उछाल है, लेकिन यहां देखिए बॉस, इसने प्रॉफिट के मुकाबले 32,183 करोड़ का घाटा कर दिया 2020 के अंदर। 32,183 का घाटा अचानक से। तो इसी वजह से इसका जो स्टॉक है तब से झूल रहा है 400 और 600 की रेंज में ही ये घूमता आ रहा है 3-4 सालों में, इसी रेंज में है। लेकिन अभी मैं बताऊं आपको, इसके अभी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैंने इसका रिपोर्ट पढ़ा और जिस हिसाब से इसने अभी रिजल्ट दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये जो है ब्रेकआउट देगा, 600 के ऊपर अभी आना चालू कर देगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले क्वार्टरली हम देख लेते हैं कि क्वार्टरली फिर इसने कैसा परफॉर्म किया। मार्च 2020 के क्वार्टर में वो जो मैं अभी दिखा रहा था आपको रेवेन्यू, साल भर का रेवेन्यू था, ये आपका 3 मंथ का रेवेन्यू इसमें है। ये 2020 तक का ही मैंने वहां पर आपको सीट दिखाई थी साल दर साल की। और ये 2020 के आगे का जो है फिर उसके बाद में इसके क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया और 2021 के क्वार्टर का क्या परफॉर्मेंस है इसका। एक्चुअली जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च 2020 तक 2020 का क्वार्टर बोला जाता है। उसके बाद जो जून 2020 के क्वार्टर के बाद में जो मार्च के 2021 का क्वार्टर तक आएगा, तो इसको 2021 का क्वार्टर बोला जाएगा। तो हम इसके 2021 के क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 23,772 हो गया, उसके बाद जून में 23,938 हो गया, फिर सितंबर में 25,785 हो गया, फिर दिसंबर में 26,517 हो गया, और अभी जो मार्च का क्वार्टर है वहां पर रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है, 25,747 का इसका रेवेन्यू है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्वार्टर दर क्वार्टर भी इसने कुछ खास नहीं किया। 2021 में भी इसने अच्छा खासा अंडर परफॉर्म किया और मार्च में इसने लॉस बनाया था 5,237 करोड़ का। उसके बाद देखिए बॉस, जून में 15,933 करोड़ का इसने लॉस बनाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लॉस कम करा इसने, और सितंबर के क्वार्टर में इसने 763 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद दिसंबर में काफी टाइम बाद यानी कि कम से कम 7 से 8 क्वार्टर के बाद में इसने जो है प्रॉफिट में आना चालू किया। दिसंबर 2020 में इसने 853 करोड़ का प्रॉफिट किया, और अभी जो मार्च का क्वार्टर है यहाँ पे इसने 759.20 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और अभी एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ अभी दिखा रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें इसकी तो मार्च 2020 के क्वार्टर में इसने 10,165 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। उसके बाद बढ़ के 10,407, फिर बढ़ के 11,642, फिर बढ़ के 12,053, फिर बढ़ के 12,331 करोड़ तक ये कंटिन्यूअसली अभी बढ़ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिकॉज इसका पोर्टफोलियो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी अभी काफी ज्यादा इसने मतलब उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। जैसे कि इसका अभी ब्रॉडबैंड भी आ रहा है, इसका एयरटेल का सिम कार्ड वगैरह तो हम यूज करते ही हैं। ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इसका एक ना एक मेंबर तो कोई ना कोई इसका फैमिली मेंबर यूजर होगा। और इसके अलावा इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसने अपना लॉन्च किया हुआ है। एयरटेल पेमेंट बैंक इसने लॉन्च किया हुआ है। इसका जो बिजनेस है तो इंडिया के अंदर में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया में भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ये बिजनेस करता है। अफ्रीका के अंदर में एयरटेल अफ्रीका करके ये बिजनेस करता है। इसका एक्सट्रीम फाइबर करके एक प्रोडक्ट है और एयरटेल डीटीएच का एक प्रोडक्ट है। तो काफी ज्यादा इसके मतलब प्रोडक्ट हैं और अभी ये ग्रो कर ही रहा है। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और हम अभी इसकी क्वार्टर दर क्वार्टर जो ग्रोथ है उसके बारे में बात करेंगे। 26,517 से 25,747 हो गया दिसंबर क्वार्टर से अभी मार्च के क्वार्टर में। चेंज इसमें देखें तो 2.91% का चेंज है, मतलब माइनस में है, यानी जो रेवेन्यू है इसका थोड़ा सा कम हुआ है 3% के
तक कम हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 12,053 से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ के 12,331 हुआ है, जो कि 2.5% का इसमें उछाल है। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा इसमें चेंज आया हुआ है। 7,503 करोड़ रुपए इसने दिसंबर 2020 में के क्वार्टर में इंटरेस्ट पे किया था, जो कि अभी घट के ऑलमोस्ट आधा पे किया इसने 3,860 करोड़। यानी कि इसका जो डेट है, जो कर्जा है इसका, वो कम कर रही है, लगातार धीरे धीरे कर्जा कम कर रही है। और मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये कंपनी कर्जा मुक्त हो जाएगी। रहेगा थोड़ा बहुत कर्जा, तो देखो टेलीकॉम कंपनी है तो लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ कर्जा रहना आम बात है। लेकिन क्या है कि अगर 50,000 करोड़ तक भी इसका कर्जा रिड्यूस होके कम आ जाता तो इसके मार्जिन काफी अच्छे बढ़ जाएंगे, और मार्जिन बढ़ेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो कर्जा इसने कम किया 48.55% इसने कम किया कर्जा। और एक्सेप्शनल आइटम्स का भी इसमें बड़ा रोल रहा है। पिछले दिसंबर के क्वार्टर में इसमें 4,559 करोड़ का घाटा हो गया था। एक्सेप्शनल जो आइटम्स हैं इसके अदर टेलीकॉम जो मेन बिजनेस है उसके अलावा मार्च 21 में उस जो घाटे को इसने कन्वर्ट किया प्रॉफिट में 440 करोड़ के। हालांकि उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन घाटे से प्रॉफिट में आ गई कंपनी, इसलिए 109% की इसमें ग्रोथ इसमें दिखा रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी क्वार्टर का जो मेन्यू था। 853 से 759 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ है, जिसमें अगर रिडक्शन देखा जाए तो 11% का इसमें गिरावट है। मार्जिन इसने इंप्रूव किए 2.5% के हिसाब से 45.45% का जो मार्जिन था इसने 47.90% तक पहुंचा है। बैलेंस शीट में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, तो हम इसको अभी देखेंगे नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो आपको साल दर साल की बैलेंस शीट ही दिखाई देगी। तो साल में तो इसने घाटा ही किया हुआ है अभी भी। और लेकिन ये जो नया साल इसका 2022 का जो क्वार्टर अभी 1 अप्रैल से चालू हो गया, तो उस क्वार्टर में मुझे लगता है कि इसका बैलेंस शीट में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है इसमें प्रमोटर ही है। प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है 55.86% है। प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है, लोन नहीं है कंपनी पे, ये पॉजिटिव साइन है। म्यूचुअल फंड जो है 38 स्कीम्स के अंदर में ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स का जो स्टेक है 12.8% इसका स्टेक है। एफआईज ने 917 कंपनीज ने इसमें 18.57% का स्टेक जो है होल्ड किया हुआ है। प्रमोटर भारती टेलीकॉम लिमिटेड जो है इसके मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है 35.80% प्रमोटर की जो फैमिली है या प्रमोटर की जो अलग अलग कंपनी है उसमें ये कंपनी सबसे ज्यादा स्टेक ऑन करती है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो LIC ऑफ इंडिया पेंशन प्लस नॉन यूनिट फंड ने इसमें 3.5% का जो स्टेक है सबसे ज्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग में LIC ने इसका स्टेक खरीदा हुआ है। LIC बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी है इंडिया की। LIC के बराबर इन्वेस्ट कोई करता नहीं है मार्केट के अंदर में, तो एक तरीके से अगर वो कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी ग्रोथ तो उसको भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वहां पर जो है दिग्गज काम करते हैं। वहां पर हम जैसे या आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर काम नहीं करता, वहां के अंदर में वहां पे बहुत शार्प माइंड काम करते हैं जो काफी आगे तक की सोचते हैं। तो अगर वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से अच्छा ही है, इसको हम आगे कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस में इसका DTH का बिजनेस है, उसके बाद में फिर पोस्ट पेड या प्रीपेड सिम कार्ड का बिजनेस है, ब्रॉडबैंड का इसका बिजनेस है, बैंक का बिजनेस है। तो काफी ज्यादा इसका बिजनेस जो है अभी डाइवर्सिफाइड हो गया है। तो अभी हम इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पे चलेंगे। काफी लंबी चौड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वैसे तो 35-36 पेज की है। तो इसमें से मैंने कुछ की पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं, तो हम खाली उसी पे नजर करेंगे कि क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और अभी ये देखिए इसका रेवेन्यू और इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम ज्यादा चेक करेंगे कि कहां से इसका जो है प्रॉफिट ज्यादा है। मोबाइल सर्विस में देखिए इसने दिसंबर क्वार्टर में, हम यहां तक का देखेंगे खाली, ये ईयर ऑन ईयर का ये छोड़ देंगे। दिसंबर के क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था वो 1,47,788 मिलियन के अंदर में था,
और ये जो क्वार्टर का जो ये रुपीस जो दिए हुए हैं मिलियंस में दिए हुए हैं, तो हम इसको मिलियंस के हिसाब से कंसिडर करेंगे, यानी कि इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट वही है। मतलब कि अगर करोड़ के हिसाब से करेंगे तो 1 डिजिट कम हो जाएगा इसका, है ना। तो करोड़ के हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 14,778 करोड़ जो है इसका प्रॉफिट, इसका जो रेवेन्यू हुआ है मोबाइल सेगमेंट में, वो दिसंबर में हुआ था। और 14,079 करोड़ का इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च के क्वार्टर में हुआ है। तो इसमें जो इसका गिरावट है लगभग 7 करोड़ का इसमें गिरावट, 700 करोड़ का इसमें रेवेन्यू में गिरावट हुआ है। और अफ्रीका में इसकी बात करें तो अफ्रीका में इसका 76,471 जो था रेवेन्यू था, उसमें से 76,018 इसका रेवेन्यू जो है ये कम हुआ है अफ्रीका में भी। और साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे तो लॉस बना रही है कंपनी। 1,106 करोड़ का रेवेन्यू जो था साउथ एशिया का पिछले दिसंबर के क्वार्टर में था, और अभी के जो मार्च के क्वार्टर में 982.98 करोड़ कह सकते हैं, इतना इसका जो है रेवेन्यू साउथ एशिया में है। एयरटेल जो बिजनेस है, जो अलग इसका बिजनेस है, उसमें इसका ग्रोथ है। देखिए 36,215 से इसका जो है 37,020 पे थोड़ा सा मतलब इसका प्रॉफिटेबिलिटी उसमें आई है। एयरटेल होम करके जो डीटीएच वगैरह का जो बिजनेस है उसमें 5674 से इसका जो है 6,009 तक का इसमें भी ग्रोथ आया हुआ है। और डिजिटल टीवी सर्विस में देखें तो 7,992 से 7,892 से 7,673, ये थोड़ा सा कम हुआ है। ये क्या कि मतलब फ्लैट ही बोल सकते हैं इसको, कम तो नहीं बोल सकते। और अदर्स की अगर बात करें तो जो भी अदर इसके प्रोडक्ट है या इन्वेस्टमेंट है या कुछ इस तरीके का इसका अदर इनकम हुई है, तो 1.3 करोड़ से अभी 84 करोड़ हुए, 8.4 करोड़ हुई है। ये तो इनके जो रिजर्व रहते हैं उनके ऊपर ही रिटर्न होते हैं। तो हम इसके टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो 2,75,083 से मिलियन से 2,68,584 मिलियन जो है ये इसका रेवेन्यू हुआ। थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है इसके अंदर में, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी है। अगर इंडिया की बात करें इसके बिजनेस की तो 11,032 मिलियन से 13,510 मिलियन का इसका ग्रोथ है, यानी कि 259 लगभग इसमें 2,000-2,500 मिलियन का जो है फर्क है इसमें। और मोबाइल सर्विस अफ्रीका के अंदर में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी है। 22,815 मिलियन का जो था इसमें प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में, और 13,362 करोड़ जो है ये मार्च के क्वार्टर में है। और मोबाइल सर्विस साउथ एशिया की अगर बात करें तो 322 का लॉस मेक किया था इसने, लॉस बनाया था लास्ट क्वार्टर में। और इस क्वार्टर में भी साउथ एशिया से इसको थोड़ा सा नेगेटिविटी साउथ एशिया के जो बिजनेस है उससे इसमें आ रही है। देखिए लॉस था लास्ट क्वार्टर में और अभी ये बढ़ के 500 मिलियन हो गया। तो एक तरीके से ये जो मेन जो रीजन है इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के, इसका भी इसमें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रोल है। तो हमने यही डिस्कस किया सर, और काफी अच्छा लगा आपके साथ में जानकारी शेयर करते हुए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिए। मैं पर्सनली हर किसी के कमेंट का जवाब देता हूँ। तो आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सुझाव हैं, कोई सलाह है तो कमेंट जरूर कीजिए बस, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।